नमस्कार दोस्तों हम एनसीईआरटी के क्लास 6 के सोशल साइंस की बुक को कवर कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि सोशल साइंस की बुक में हमारे जो सोशल साइंस के जितने भी सेगमेंट्स हैं, उदाहरण के लिए हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, तो इन तीनों सेगमेंट्स को मैंने अलग-अलग वीडियोस के थ्रू कवर कर लिया है, जिसमें अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 12 तक डिस्कस किया है। इसमें हमने हिस्ट्री को डिस्कस किया, फिर हमने ज्योग्राफी को डिस्कस किया, उसके बाद हमने लास्ट में सिविक्स को डिस्कस किया था। अब लास्ट के जो 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14, ये आपको इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था से संबंधित मिलेंगे। तो इन 2 चैप्टर्स के माध्यम से हम अपने अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ मूलभूत बातें जानेंगे, जिनके बारे में क्लास 6 के सोशल साइंस की बुक में चर्चा है। तो आज हम दोस्तों चैप्टर नंबर 13 को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जिसमें हम काम के महत्व के बारे में समझेंगे। तो इस चैप्टर के माध्यम से हमें 2 सवालों का जवाब मिलेगा। सबसे पहला कि हमारे समाज में लोग किस-किस प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं और फिर इन गतिविधियों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। साथ ही साथ आप इस डिफरेंस को समझेंगे कि किसी आर्थिक गतिविधि में और किसी गैर आर्थिक गतिविधि में, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। हम किन गतिविधियों को आर्थिक गतिविधि मानेंगे, किन गतिविधियों को हम गैर आर्थिक गतिविधि मानेंगे, और हालाँकि इन दोनों गतिविधियों का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, हमारे देश के समाज में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इन दोनों प्रकार के जो गतिविधियाँ होती हैं, हम उसके बारे में बहुत डिटेल में आज चर्चा करने वाले हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक कन्वर्सेशन से, जो इन 2 बच्चों के बीच में हो रही है। एक अन्नू है और दूसरा है कबीर। तो जो अन्नू है वो गीत कबीर को बताती है अपने पड़ोस की गीता मौसी के बारे में, जो कि एयर फोर्स में पायलट हैं। फिर ये जो अन्नू है वो कबीर से ये भी पूछती हैं कि सेम ऐसी ही पोशाक जैसी गीता मासी ने पहनी हुई थी, ऐसी ही पोशाक कबीर के घर पे भी टंगी हुई थी, जो उसके दादाजी की थी। तो कबीर बताता है कि उसके दादाजी जो हैं वो बीएसएफ में थे पहले, और बीएसएफ से वो रिटायर हो चुके हैं, और रिटायर होने के बाद कबीर के दादाजी अपने आसपास के बच्चों को फ्री में पढ़ाते भी हैं। कबीर के दादाजी अपने घर में छोटे बहुत जो कृषि के काम होते हैं उद्यान में, वो करते भी हैं। इसके अलावा वो घर के अन्य कामों में भी अपना समय गुजारते हैं। तभी अन्नू बताती है अपने पिता के बारे में कि उसके पिता के कपड़े की दुकान है, और जो अन्नू की माता है, वो माता हालांकि घर पे काम करती हैं, लेकिन खाली समय में वो एक स्वैच्छिक समूह के साथ काम करती है, और जो भी महिलाएं हैं उनको बुनाई सिखाने का काम करती है। फिर अन्नू का जो भाई है, जिसका नाम है रोहन, रोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और जब भी रोहन को टाइम मिलता है तो वो युवा विकास कार्यक्रम में जो बच्चे शामिल हैं, उन बच्चों को कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी स्किल है, जो कौशल है, उसको सिखाता है। तो आप इस कहानी के माध्यम से ये समझिए कि हमारे आसपास कौन-कौन से काम हो रहे हैं। एक तो देश सेवा का काम हो रहा है, सरकार में कोई सेना में सेवा दे रहा है, ठीक बात है। फिर आप देखेंगे कि हमारे आसपास जो है वो शिक्षा की गतिविधि हो रही है। हमारे आसपास उद्यान गतिविधि हो रही है, उद्यान में लोग काम हो रहे हैं, तो कृषि से संबंधित गतिविधि हो रही है। घर के कुछ ऐसे काम जिसके बदले लोगों को कोई भी पैसे नहीं मिलता, वो सारे काम हो रहे हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पे खरीद-बिक्री हो रही है, जिसमें जो अन्नू के पिता हैं, वो कपड़ों की खरीद-बिक्री कर रहे हैं, है ना? फिर यहाँ पे एक सेवा दिया जा रहा है, जिसमें जो कौशल होता है, कौशल को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक बात है? फिर यहाँ पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है। तो इतने प्रकार के काम हमें अपने आसपास देखने को मिलते हैं। अगर इन सारे कामों को अगर आप किसी 2 समूह में या 2 श्रेणी में विभाजित करने की कोशिश करें, तो इन सारे कामों को हम 2 प्रकार की गतिविधियों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला आपको आर्थिक गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी, और दूसरी गैर आर्थिक गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, इसको आपको समझना है। देखिए, आर्थिक गतिविधियाँ ऐसी गतिविधियाँ होती है जिसमें मुद्रा यानी कि पैसा सम्मिलित होता है। इन गतिविधियों को करने के बाद आपको या तो पैसा मिलेगा, या हो सकता है कोई वस्तु मिले, ठीक बात है? लेकिन आपको रिटर्न में कुछ न कुछ मिलेगा। अब यहाँ पे आपको एक उदाहरण से समझना है कि आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती हैं। एक व्यापारी बाजार में स्कूल बैग बेचता है, ठीक बात है? उसके बदले उसको पैसे मिलते हैं। किसान अपनी उपज जब बाजार में बेचते हैं, उनको अपना पैसा मिलता है। अगर हम किसी वकील के पास जाते हैं, तो अगर उस वकील से हम कंसल्ट करते हैं, तो वो कंसल्टेशन फ़ी लेता है, जिसको हम शुल्क कहते हैं। शुल्क क्या होता है दोस्तों? तो जब भी हम किसी व्यावसायिक परामर्श के लिए किसी व्यक्ति या संगठन के पास जाते हैं, तो उस परामर्श के बदले हमें एक भुगतान करना पड़ता है। इसी को हम शुल्क कहते हैं। डॉक्टर के से आप जब कंसल्ट करने के लिए जाते हैं, तो आप डॉक्टर को शुल्क देते हैं। ठीक बात है? तो शुल्क होता है ये, कि परामर्श करने के बदले किया गया भुगतान।
उसी तरीके से जब ट्रक चालक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि वो ले जाने का पैसा लेते हैं। जो भी श्रमिक कार बनाने के कारखाने में काम करते हैं, वो उसके बदले पैसे लेते हैं। तो इन सारी गतिविधियों में जो भी लोग संलग्न हैं, उन लोगों को कुछ ना कुछ रिटर्न में मिल रहा है, चाहे वो पैसा मिले, चाहे वो कोई वस्तु मिले रिटर्न में, लेकिन कुछ ना कुछ उनको वापस मिल रहा है। ठीक बात है? चलिए, तो ये है आर्थिक गतिविधि। अब दूसरी गतिविधि है गैर आर्थिक गतिविधि, इसमें समझिए। गैर आर्थिक गतिविधियों में कोई भी आय नहीं होती और ना ही कोई संपत्ति अर्जित होती है। अब इन सारे उदाहरणों में आप देखेंगे, जब व्यापारी बाजार में स्कूल बैग बेचता है तो उसको आय होती है। किसान अपनी उपज बाजार में बेचते हैं तो उनको आय होती है। जो वकील कंसल्टेशन का फी लेते हैं तो उनको भी आय होती है, उनकी संपत्ति अर्जित होती है। जाहिर सी बात है। लेकिन गैर आर्थिक गतिविधियों में ना तो आपको आय होती है, ना ही आप संपत्ति अर्जित करते हैं। बल्कि गैर आर्थिक गतिविधियां जो जो भी गतिविधियां हैं, वो क्यों की जाती है? तो वो स्नेह की दृष्टि से की जाती है, वो सेवा के लिए की जाती है, वो आदर के लिए की जाती है, वो कृतज्ञता के लिए की जाती है। उदाहरण के लिए, जो अभिभावक हैं, ये अभिभावक अपने परिवार के लिए भोजन बनाते हैं या बच्चों की उनके विद्यालय के काम में सहायता करते हैं। ठीक बात है। युवाओं द्वारा आप देखेंगे देखेंगे कि दादा-दादी और नाना-नानी आदि की सेवा की जाती है, उनके पैर दबाए जाते हैं। जो परिवार के सदस्य हैं, वो घर के नवीनीकरण में भी सहायता करते हैं। हमारे देश की सभ्यता में अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा कि दिवाली के आसपास घरों की सफाई होती है। उसमें घर के परिवार के सभी लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं ताकि घर की सफाई जल्दी से जल्दी हो सके। अब इसमें घर के किसी भी सदस्य को क्या कोई आय हो रही है? नहीं हो रही। जब आपके पेरेंट्स आपके लिए खाना बनाते हैं, माफ कीजिएगा, तो क्या वो खाना बनाने के आपसे पैसे लेते हैं? नहीं लेते, उनको कोई भी आय अर्जित नहीं होती है। अब यहाँ पे आप ये समझिए कि अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए खाना बनाते हैं तो वो एक गैर आर्थिक गतिविधि है। लेकिन अगर आपके पेरेंट किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, वहाँ पे शेफ का काम करते हैं, तो वो एक आर्थिक गतिविधि में आ जाएगी। ठीक बात है? अगर कोई व्यक्ति अपने घर पे खाना बनाता है तो वो गैर आर्थिक गतिविधि है। लेकिन अगर वो किसी के यहाँ एज़ अ मेड काम कर रहा है, तो फिर इस मेड के काम के बदले उसको क्या होती है? आय होती है। तो मेड का काम हो जाएगा एक आर्थिक गतिविधि, वहीं अपने घर पे अगर खाना बना रहा है, तो वो एक गैर आर्थिक गतिविधि हो जाएगा। तो इस डिस्टिंक्शन को आप समझिएगा। आपके पेरेंट होमवर्क में आपकी मदद करते हैं, आपको घर पे पढ़ाते हैं, तो ये कैसी गतिविधि है? ये गैर आर्थिक गतिविधि है। ठीक बात है? वहीं अगर आपके पेरेंट्स किसी स्कूल में जाके पढ़ा रहे होते, तो वो एक आर्थिक गतिविधि हो जाती। क्यों? क्योंकि उस काम के बदले उनको आय हो रही है, वो एक संपत्ति का अर्जन कर रहे हैं। ठीक बात है? तो ये जो डिस्टिंक्शन है आपको समझना है कि आर्थिक गतिविधि काम से संबंधित नहीं होती है, वो काम किस उद्देश्य से किया जा रहा है, इस बात से संबंधित होती है। ठीक बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस तस्वीर में घर पे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं, है ना? यहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को घर पे पढ़ा रहे हैं। अब यही अगर इनका स्थान बदल दिया जाए, ये खाना बनाने का काम अगर वो किसी दूसरे घर में एज़ अ मेड करे, है ना? तो फिर वहाँ वो एक आर्थिक गतिविधि हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, अपने घर में गैर आर्थिक गतिविधि है। ये अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर इनका स्थान बदल दिया जाए, ये स्कूल में पढ़ाने लगे, इनका पर्पस बदल दिया जाए, है ना? तो फिर ये जो गैर आर्थिक गतिविधि थी, वो एक आर्थिक गतिविधि में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है? चलिए। अब अन्नू और कबीर की कहानी में जो गीता मौसी हैं, उन वो वायुसेना में पायलट हैं और उनको वेतन मिलता है। तो इससे मतलब ये पता चलता है कि वो देश की सेवा करती हैं और चूंकि उनको वेतन मिलता है, उनको आय हो रही है, इसलिए ये एक आर्थिक गतिविधि है। जो अन्नू का भाई रोहन है, वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है और उसको भी काम के बदले वेतन मिलता है। तो वेतन जो मिलता है, वो उसकी आय है, तो जाहिर सी बात है कि जो रोहन का भाई है, माफ कीजिएगा, जो रोहन है, वो भी एक आर्थिक गतिविधि में संलग्न है। तो वेतन क्या होता है, आप इसको समझिए कि जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे को अपने यहाँ पे काम पे रखता है, तो उसको नियमित रूप से जो भुगतान करता है, उसी को हम वेतन कहते हैं। ठीक है? ध्यान में रखिएगा। फिर सप्ताह के अंत में जब ये रोहन किसी युवा विकास कार्यक्रम में जाके बच्चों को जब कंप्यूटर के कौशल सिखाता था, तो वो एक आर्थिक गतिविधि थी, क्योंकि वो अपनी स्वेच्छा से ये काम करता था, वो अपनी मर्जी से ये काम करता था और इस काम के बदले उसको कोई भी आय नहीं होती थी। इसलिए युवा विकास कार्यक्रम में जाके वो कौशल जो बच्चों को सिखाता है, वो एक गैर आर्थिक गतिविधि है। वहीं आप देखेंगे जो अ, अपने सॉफ्टवेयर कंपनी में वो काम करता है, वो एक आर्थिक गतिविधि है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आर्थिक गतिविधि और गैर आर्थिक गतिविधि, इन दोनों के बीच का अंतर आप समझ पाए होंगे। ठीक है? अब आर्थिक गतिविधियों के कई सारे प्रकार हैं।
जैसे एक कहानी के माध्यम से यहाँ पे समझाया गया। काव्या अपनी चाची के घर कमलापुर गांव जाती है। वहां जाते समय उनको एक राजमार्ग देखने को मिलता है और ये राजमार्ग बनाया जा रहा था। तो जो भी जहाँ पे राजमार्ग बनाया जा रहा था वहां पे बहुत ज्यादा चहल पहल थी, ठीक है। वहां पे जो टेक्नीशियन थे वो बुलडोजर जैसी मशीनें चला रहे थे। तो ये सब उसको देखने को मिलता है। अब इस राजमार्ग के बनने से अब होगा क्या कि जो नगर तक जाने का रास्ता है वो रास्ता साफ हो जाएगा, सही हो जाएगा और अब नगर तक पहुंचने में कम समय लगेगा। तो काव्या ने सोचा कि जब ये राजमार्ग बन जाएगा तो वो अपनी चाची के घर बार बार जा सकेंगी और फिर प्रसन्न होकर काव्या अपनी चाची को बधाई देने और उनके बनाई हुई स्वादिष्ट जलेबी खाने के लिए चली जाती है। जब काव्या के चाचा उसी समय काम से लौटे थे तो वो भी एक निर्माण कंपनी में टेक्नीशियन है, ठीक बात है, वो भी बुलडोजर चलाते हैं और इसके बदले उनको प्रतिमाह वेतन मिलता है। तो जो काव्या के चाचा है वो कैसी गतिविधि में संलग्न है, वो आर्थिक गतिविधि में संलग्न है। क्यों? क्योंकि उनको अपने काम के बदले वेतन मिलता है, ठीक बात है। फिर अगले दिन जब काव्या की चाची सुबह उठती हैं तो अपना घरेलू काम निपटाती हैं और फिर वो अपने गांव के जो डाकघर है वहां पे चली जाती है, क्योंकि वो अपने गांव के डाकघर में काम करती है और इसके बदले उनको क्या मिलता है? वेतन मिलता है। तो आखिरकार काव्या की जो चाची है वो भी कैसी गतिविधि में सम्मिलित है? वो भी आर्थिक गतिविधि में संलग्न है, सम्मिलित है, ठीक बात है। क्यों? क्योंकि इनको आय होती है, इनको वेतन मिलता है अपने काम के बदले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद देखते हैं कि जब वो अपने ऑफिस के काम से निपट लेती हैं, उसके बाद वो शाम को ऑनलाइन कक्षाएं लेती है जिसमें वो विद्यार्थियों को विद्यालय की परीक्षा की तैयारी करवाती है और इन सब के लिए वो क्या लेती है? शुल्क लेती है। तो ये कैसी गतिविधि है? ये भी एक आर्थिक गतिविधि है, क्योंकि यहाँ पे भी जो काव्या की चाची हैं उनको अपने काम के बदले एक आय हुई है। भले वो साप्ताहिक हो या फिर वो दैनिक तौर पर हो या वो मासिक तौर पर हो, आय आय होती है। तो अगर आपको किसी भी गतिविधि के बदले आय हो रही है तो वो गतिविधि आप आर्थिक गतिविधि में काउंट करेंगे, ठीक बात है। फिर आप देखेंगे सप्ताह के अंत में काव्या अपनी चाची के साथ जो है वो आम के बगीचे में जाती हैं, आम खाती हैं। वहां पे उसको एक श्रमिक दिखता है। ये जो श्रमिक है वो ट्रैक्टर से खेत को जोतता रहता है। अब इस श्रमिक को अपने काम के बदले क्या मिलती है? मजदूरी। मजदूरी क्या होती है कि एक विशिष्ट के समय या विशिष्ट अवधि के लिए जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने यहाँ काम पे रखता है तो उसको जो भुगतान करना पड़ता है वो है मजदूरी, ठीक बात है। तो इस मजदूरी के बदले जो है इस माफ कीजिएगा, इसके काम के बदले इस श्रमिक को अपने काम के बदले मजदूरी के तौर पे कुछ धनराशि मिलती है और साथ साथ ही साथ उसको मजदूरी के तौर पे कुछ आम भी मिलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी गतिविधि के लिए अगर आपको या तो आय हो रही है और ये आय जो है वो आपको मुद्रा के तौर पे भी हो सकती है और किसी वस्तु के तौर पे भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो श्रमिक काव्या की चाची के खेत में काम कर रहा था उसको आय दो रूपों में होती थी, एक तो धनराशि के रूप में और दूसरा आमों के रूप में। तो यहाँ पे वस्तु के रूप में भी और मुद्रा के रूप में, दोनों रूप में इस श्रमिक को भुगतान किया जा रहा है। तो ये भी एक आर्थिक गतिविधि में सम्मिलित है, ठीक बात है। जब हम किसी काम के लिए जो भुगतान है वो वस्तु के रूप में करते हैं तो हम उसे वस्तु विनिमय कहते हैं, ये माफ कीजिएगा, वस्तु के रूप में उसको भुगतान कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि हम समझते हैं कि आर्थिक गतिविधियां ऐसी गतिविधियां होती है जिसमें मौद्रिक मूल्य सम्मिलित है, ठीक है। तो इन गतिविधियों में आपको वस्तु के दूसरे रूपों में रूपांतरण की प्रक्रिया भी देखने को मिलेगी। जैसे काव्या की चाची के बागान में जो आम उग रहे थे, इस आम का फैक्ट्री में ले जाके कई सारे उपभोग हो सकते हैं। इस आम से आप देखेंगे हो सकता है जो माजा ड्रिंक बनती है वो बनती हो। इस आम से हो सकता है पापड़ बने। इस आम से हो सकता है कोई दूसरी चीज बने जिस जो कि आम से बिल्कुल अलग लगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया? आम एक वस्तु था, उस वस्तु का दूसरी चीजों में हमने रूपांतरण कर दिया। तो इस प्रक्रिया में होता यह है कि आम का जो मूल्य होता है उसके हर हर रूप में जब उसको हम बदलते हैं, आम को जब हमने पापड़ में के रूप में कन्वर्ट किया तो उसमें हमने देखा कि आम के मूल्य में वर्धन हो जाता है, आम का मूल्य बढ़ जाता है। हम इसको मूल्य वर्धन कहते हैं, मूल्य संवर्धन कहते हैं, ठीक बात है। तो मूल्य संवर्धन क्या है? जब किसी आर्थिक गतिविधि में किसी भी वस्तु के दूसरे रूपों में रूपांतरण कर दिया जाए और इससे उसके मूल्य में वृद्धि हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? मूल्य संवर्धन, ठीक है। अब मूल्य संवर्धन कैसे होता है यहाँ पे एक उदाहरण से समझाया गया। जो काव्या के पिता है राजेश, वो एक बढ़ई हैं। तो वो क्या करते हैं? 600 रुपए की लकड़ी खरीद के बाजार से लाते हैं। अब इस 600 रुपए की लकड़ी से वो एक 1000 रुपए की कुर्सी बनाते हैं और 1000 रुपए में उसको बाजार में बेच देते हैं। अब उनकी लागत 600 रुपए थी
और उन्होंने बेचा 1000 में, तो उनका फायदा जो है वो कितने का हुआ? 400 रुपए का। ये फायदा किसके लिए है? ये फायदा राजेश के कौशल के लिए है। उन्होंने अपने स्किल से जिस लकड़ी को जो कुर्सी में जो कन्वर्ट किया, इसकी वजह से उनका जो कौशल है उसका ये फायदा है। उन्होंने जो लकड़ी को कुर्सी में बदलने में जो समय दिया, ये उसका फायदा है। उन्होंने जो इतनी मेहनत करी वो उसका फायदा है। ठीक बात है? उसका मौद्रिक मूल्य है। तो राजेश ने लकड़ी से फर्नीचर बनाकर क्या किया? लकड़ी का मूल्य संवर्धन किया, क्योंकि बिना कुर्सी बने लकड़ी का मूल्य था 600 रुपए, लेकिन जब वो कुर्सी के रूप में बदल गई तो उसका मूल्य हो गया 1000 रुपए। तो आप देख रहे हैं मूल्य में वृद्धि हो रही है, इसी को कहते हैं मूल्य संवर्धन। और ये सभी के सभी आर्थिक गतिविधियों के भाग हैं, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों में मूल्य समाहित होता है। गैर आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो स्नेह के उद्देश्य से की जाती है, गैर आर्थिक गतिविधियां सेवा के उद्देश्य से की जाती है। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि इसमें मूल्य या फिर जो मुद्रा, इसका समावेश नहीं होता है। वहीं आर्थिक गतिविधियों में आप देखेंगे, माफ कीजिएगा, आर्थिक गतिविधियों में जो है मूल्य हमेशा शामिल होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने कई सारी बातें सीखी। तो अब हम बात करते हैं गैर आर्थिक गतिविधियों के महत्व पे। अब जाहिर सी बात है, आर्थिक गतिविधियों में चूंकि मुद्रा का समन्वय होता है तो उसकी उसका अपना महत्व है। हम बिना मुद्रा के कोई भी चीज नहीं खरीद सकते। हम बिना मुद्रा के, बिना आर्थिक गतिविधि के अपने दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन गैर आर्थिक गतिविधियों का भी अपना महत्व है, क्योंकि इससे उत्पन्न जो मूल्य हैं वो हमारे जीवन में महत्व रखते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया था कि गैर आर्थिक गतिविधियों के मूल में सबसे पहले क्या होती है? सेवा। जब हम मंदिर और गुरुद्वारा जाते हैं या मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, किसी भी धार्मिक स्थान पे जाते हैं, तो वहां पे बहुत सारे लोग कार्य करते हुए दिखते हैं। अब ये सारे लोग जो है, जो जो भी काम करते हैं, क्या उसके बदले उनको कोई आय होती है? नहीं होती। हालांकि कुछ लोग होते हैं जिनको आय होती है, लेकिन अधिकांश लोग जो अपनी सेवा जाके मंदिर में, मस्जिद में देते हैं या फिर किसी गुरुद्वारे में जाके सेवा देते हैं, तो अधिकांश लोग श्रद्धा भाव से अपनी सेवा देते हैं। जैसे गुरुद्वारे में आप जाएंगे तो वहां पे आपको लंगर देखने को मिलेगा। इस लंगर में सामुदायिक रसोई होती है, जिस रसोई में भोजन बनाया जाता है, और जो भी लोग लंगर में आते हैं उनको बिना पैसे के भोजन कराया जाता है। अब ये किस उद्देश्य से किया गया? ये सेवा के उद्देश्य से किया गया। तो इन सेवा कार्यों से हमें क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है। इन सेवा कार्यों से जो सामुदायिकता की भावना है, इस सामुदायिकता की भावना में वृद्धि होती है। इससे समाज में, आप देखेंगे, समाज में समरसता आती है। इससे समाज का ताना-बाना मजबूत होता है। तो हम जिस तरीके से हाल के कुछ दशकों में देख रहे हैं कि सामाजिक विद्वेष बहुत बढ़ता जा रहा है, तो गैर आर्थिक गतिविधि इस सामाजिक विद्वेष को कम करती है। गैर आर्थिक गतिविधि हमारे देश के अंदर अलग-अलग समुदाय जो हैं, उनको पास लाने का काम करती है। उनके बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं, उनको खत्म करने का काम करती है। और जब कोई सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है, तो उससे हमारे समाज की ही भलाई होती है। उदाहरण के तौर पे आप इन तस्वीरों को देखिए, मंदिरों में भक्तों में प्रसाद वितरण किया जा रहा है। इसमें कोई भी पैसे नहीं लिए जा रहे, इसलिए ये एक गैर आर्थिक गतिविधि है। आप देखेंगे लंगर जो खिलाए जाते हैं, वो सेवा भाव से किए जाते हैं, तो उसमें कोई भी आय का कोई भी उसमें स्रोत नहीं है। तो ये सभी के सभी जो काम हैं, वो गैर आर्थिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। अब हम सामुदायिक सहभागिता का महत्व समझते हैं। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान हमारे देश में अपने देश को साफ करने के लिए चलाया गया था। अब अपने देश को साफ सुथरा रखने के लिए प्रत्येक नागरिक द्वारा सामूहिक प्रयास किया जाना जरूरी है। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो अपने आसपास सफाई रखे, तभी जाके पूरे भारत की सफाई हो पाएगी। हम लोग अपने घर के आसपास जो भी स्थान है उसको साफ रखते हैं। लोग मिलजुल कर गलियों, जो पार्क हैं, जो भी सड़क है, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, इन सबको साफ रखते हैं। तो इससे होता ये है कि हमारे आसपास का क्षेत्र तो साफ रहता ही है, इससे हमारा समाज भी स्वच्छ रहता है और हमारा राष्ट्र भी स्वच्छ रहता है, क्योंकि छोटे से क्षेत्र को जब आप साफ सुथरा रखेंगे तो इन्हीं छोटे छोटे क्षेत्रों से मिलकर हमारा समाज बनता है, और ऐसे ही कई समाजों से मिलकर हमारा राष्ट्र बनता है। ठीक बात है? तो इस तरीके से एक छोटा सा प्रयास भी हमारे देश को बहुत अच्छा, बहुत आगे ले जा सकता है। फिर आप देखेंगे सामुदायिक जो भागीदारी होती है, जो सामुदायिक सहभागिता होती है, उसका एक और महत्व आप देखेंगे इस तरीके से कि हमारे देश में वन महोत्सव आयोजित किया जाता है, ताकि हमारे देश में पेड़ों का क्या महत्व है, पेड़ों को क्यों बचाया जाना चाहिए, इसके लिए हमारे देश के लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके।
अब इस प्रयास के लिए जो भी वृक्षारोपण किए जाते हैं, पेड़ों को जो लगाया जाता है, उसके लिए समुदाय के सभी सदस्यों को एक साथ लाया जाता है। इससे क्या होती है? उन सब में सामुदायिकता की भावना आती है। इससे क्या होता है? वो एक दूसरे की विचारों को समझते हैं। इससे क्या होता है कि वो एक दूसरे की ज़रूरतें अलग होने के बावजूद एक साथ समाज में सह-अस्तित्व बनाए रखना सीखते हैं। तो सामुदायिक सहभागिता का बहुत महत्व है, जो कि हमें यहाँ पे समझाया गया था। ठीक बात है? तो दोस्तों इस पूरे चैप्टर में एक बार हमने क्या-क्या समझा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने समझा कि आर्थिक गतिविधि और गैर आर्थिक गतिविधि क्या होती है। आर्थिक गतिविधि में हम देखते हैं कि आय या फिर मुद्रा का समन्वय होता है, वहीं गैर आर्थिक गतिविधि सेवा या स्नेह के भाव से की जाती है। फिर हमने आर्थिक गतिविधियों में किस तरीके से मूल्य संवर्धन होता है, वो भी सीखा। एक वस्तु की एक वस्तु का दूसरे वस्तु में परिवर्तन कर उसके मूल्य में वृद्धि करना, यही मूल्य संवर्धन है। फिर हमने समझा कि गैर आर्थिक गतिविधियां भी आर्थिक गतिविधियों की ही तरह हमारे समाज के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे सामाजिक कल्याण होता है और साथ ही साथ ये निजी कल्याण में तो योगदान देती ही है और हमारे समाज में जो जीवन चलता है उसके समग्र गुणवत्ता को भी बढ़ाती है, क्योंकि जो गैर आर्थिक गतिविधियां हैं वो चूंकि वो सेवा भाव से की जाती है, इसलिए ये हमारे समाज में एक जो जो भी ताना बाना है उसको मजबूत करती है, हमारे समाज में विद्वेष को कम करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस चैप्टर में जो भी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की आपको समझ में आई होगी और आप एक ऐसा ज्ञान यहाँ से लेके जाएंगे जो कि आपको आगे के इकोनॉमी के चैप्टर्स को समझने में हेल्प करेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।